हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट 7 में अपन बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो दो टॉपिक करेंगे। एक तो करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज और एक करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। दोनों ही टॉपिक आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के बारे में। देखो, नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ ऐसी एडेप्टेशन होगी या ऐसे फीचर्स होंगे जिससे आउटब्रीडिंग हो। मतलब ये वो चीजें हैं जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब ऐसा क्यों करवाना है? उसका कारण है कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। मतलब जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा तो वैरायटी नहीं आएगी, वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होगी, और वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसके सर्वाइवल के लिए आगे के फीचर्स नहीं होंगे, टाइम के साथ वो एडॉप्ट नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट है वो इसको कम करने के लिए बहुत सारे फीचर्स डेवलप कर चुका है। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेज, जिनको फीचर्स भी कह सकते हैं, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब इन सब की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या फायदा होगा? वेरिएशंस आएगी, ठीक है। तो ऑल दीज आर नॉन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। अब अपन को ऐसे ऐसे फीचर्स करने हैं जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो फर्स्ट लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आप सब जानते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेज है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? फ्लावर पे या तो एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो। ये सबसे पहली आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है। अब इसमें भी दो केस है। एक केस ऐसा है कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन वो प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है। मतलब उस प्लांट पे दो तरह के फ्लावर लगते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल हुआ, फ्लावर कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल हुआ। मतलब ये एक प्लांट है और इस पे एक मेल फ्लावर लग रहा है और एक क्या लग रहा है? फीमेल फ्लावर लग रहा है। तो अगर फ्लावर के हिसाब से देखें तो ये यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट के हिसाब से देखें तो ये बाइसेक्सुअल है। अगर ऐसा है तब तो ओटोगेमी तो नहीं होगी। ओटोगेमी किसको बताया था मैंने? अपन ने ओटोगेमी कौन सी थी? जिसके अंदर एक फ्लावर भी सेम होना चाहिए और प्लांट भी सेम होना चाहिए, उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, उसे ओटोगेमी कहते हैं। तो ये कंडीशन ओटोगेमी को तो रोक देगी लेकिन जिटिनोगेमी को नहीं रोक पाएगी। जिटिनोगेमी में क्या होता है? प्लांट सेम होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो यहां पर इस फ्लावर से इस फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये भी एक तरह का प्लांट तो सेम ही रहा, और प्लांट सेम होता है तो इसे जिटिनोगेमी कहते हैं। और जिटिनोगेमी मैंने आपको बताया था जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल और प्लांट बाइसेक्सुअल हो, जैसा कि कैस्टर और मेज में होता है, इस केस में ओटोगेमी तो प्रिवेंट होती है लेकिन जिटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती। तो ये एक अच्छा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज नहीं है। एक दूसरा तरीका है कि फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल हो और प्लांट भी कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल ही होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल प्लांट को क्या कहते हैं? डायोसियस, ठीक है। ऐसे केस में जो पपैया में होता है, ऐसे केस में ओटोगेमी भी प्रिवेंट होती है, जिटिनोगेमी भी प्रिवेंट होती है। तो ये सही ढंग से क्या कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा है, ठीक है। सेकंड एडेप्टेशन है जिसको कहते हैं डिकोगेमी। डिकोगेमी का मतलब है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसके बाद में भी अगर ऐसा हो कि जब एंथर पूरी तरह से डेवलप हो जाए तो उस समय जो अपना कार्पल है वो डेवलप ना हो। जब कार्पल पूरी तरह से डेवलप हो तो एंथर ना हो। मतलब जब एंथर डेhiscence से एंथर रिलीज पोलन ग्रेन रिलीज होने वाले हैं उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो। और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है तो उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज ना हो। मतलब दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से हमेशा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्योंकि जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी तो उसका खुद का पोलन ग्रेन आ नहीं रहा तो किसी और का पोलन ग्रेन नहीं आएगा। और जब वो खुद पोलन ग्रेन रिलीज करेगी तो उसकी खुद की स्टिग्मा काम नहीं कर रही तो वो किसी और पे ही लैंड करेगा, ठीक है। तो स्टेमन एंड कार्पल्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, सो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये याद रखना, उन दोनों में क्या नहीं होता? सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। अब ऐसे में क्या होगा? या तो पोलन ग्रेन पहले रिलीज होंगे, उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे कहेंगे प्रोटो
प्रोटोएंड्री, ठीक है। ये जो प्रोटोएंड्री जो होगा इसमें पोलन रिलीज होंगे, लेकिन उस समय तक स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगी। और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले होती है और पोलन ग्रैन बाद में रिलीज होते हैं तो इसको कहेंगे प्रोटोगाइनी। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाती है बिफोर पीआर, का मतलब है पोलन रिलीज, ठीक है। तो डिकोगैमी में क्या होता है, पोलन रिलीज और स्टिग्मा जो होती है रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। या तो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होगी, इसे प्रोटोगाइनी कहेंगे, या पोलन पहले रिलीज होंगे, इसे प्रोटोएंड्री कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। देखो हर्कोगैमी क्या है, अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मान लेते हैं फ्लावर भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, उनमें एक ही साथ में एंथर जब रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रही है, तो उस समय हर्कोगैमी काम आ सकती है। हर्कोगैमी एक तरह का स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस है किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। मतलब पोलन ग्रेन इस तरीके से रिलीज हो कि वो कभी भी उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो ये हर्कोगैमी कहलाती है। इसी हर्कोगैमी का एक पैटर्न होता है हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या होता है, टू टाइप के फ्लावर होते हैं। इसको आप समझो ऐसे, जैसे ये एक फ्लावर है जिसकी स्टिग्मा लंबी है, मतलब वो कार्पल लंबा है, और पोलन ग्रेन जो है वो शॉर्ट है, मतलब एंथर जो है शॉर्ट है, पोलन ग्रेन तो क्या पिस्टिल लंबी है, और जो स्टेमन है वो क्या है शॉर्ट। और दूसरा फ्लावर ऐसा है जिसकी पिस्टिल छोटी है और जो स्टेमन है वो बड़े है। तो यहां से जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो यहां तक जाएंगे और इन दोनों के बीच में होगा। तो ये हेट्रोस्टाइली कहलाती है। टू टाइप के फ्लावर होते हैं जिसमें डिफरेंट लेंथ होती है, ठीक है, स्टाइल की, ठीक है। ये एक तरह की हर्कोगैमी का ही टाइप है, ठीक है, अलग भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक और तरीका है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। लेकिन ये हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी और ये अपना क्या कहते हैं डिकोगैमी, ये सब ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करते हैं लेकिन जिटिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते। तो सही ढंग से जो होता है अपने क्या कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, वो होती है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जब उसकी स्टिग्मा पर जाते हैं, मान लो सेम फ्लावर के जाते हैं, तो स्टिग्मा पहचान लेती है कि ये मेरे खुद के फ्लावर का ही या मेरे खुद के प्लांट के फ्लावर का ही क्या है पोलन ग्रेन है, और वो उसे जर्मिनेट ही नहीं होने देती। अगर जर्मिनेट हो जाता है तो उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देती। इसको क्या कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन यहाँ पर दोनों तरह के, मतलब प्लांट सेम हो और फ्लावर सेम हो वो भी चलेगा, प्लांट सेम है फ्लावर दूसरा है वो भी, इन दोनों को सेल्फ पोलन ही कहेंगे। उसको अगर गिरेगी तो उसको वो क्या नहीं करने देगी, जर्मिनेशन नहीं होने देगी या पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देगी। विच प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। या तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे, अगर पोलन जर्मिनेट हो जाता है तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी। इसे कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कह सकते हैं। अगर देखो ये पोलन ग्रेन है, ये लैंड हुआ और ये स्टिग्मा पहचान लेती है कि सेल्फ पोलन है और इसे ग्रो ही नहीं होने दिया। अब ग्रो नहीं होने दिया इसका क्या मतलब है कि उसने किसके साथ इंटरेक्ट किया है, अभी तो ग्रोथ ही नहीं हुई, जर्मिनेट ही नहीं हुआ। अगर जर्मिनेट होता तो इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है, लेकिन अभी तो जर्मिनेट ही नहीं होने दिया। ऐसे केस में ये एक्साइन से ही पहचान लेती है, और एक्साइन जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है ओरिजिन में। स्पोरोफाइटिक कैसे हो गया ओरिजिन में, एक्साइन किसने डेवलप किया था, टेपेटम ने, और टेपेटम कैसा होता है स्पोरोफाइटिक। तो ऐसे केस में जिसमें पोलन ग्रेन गिरे और जर्मिनेट ही ना हो, तो उसमें जो मतलब कारण है वो कौन होगा, एक्साइन, और एक्साइन कैसा होता है स्पोरोफाइटिक, इसीलिए इसको कहेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पोलन ग्रेन गिरे, जर्मिनेट हो जाए, पोलन ट्यूब बाहर निकल जाए। अब जैसे ही पोलन ट्यूब बाहर निकलती है उसके बाद में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इस बार जो है वो किसको पहचान रही है, पोलन ट्यूब के टिश्यू को। और पोलन ट्यूब जो है वो किससे निकलती है, इंटाइन, और इंटाइन कौन रिलीज करता है, माइक्रोस्पोर खुद करता है। और इंटाइन कैसे नेचर का होता है, गैमेटोफाइटिक हुआ। अगर ऐसा हो रहा है कि पोलन ट्यूब बन रही है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रही, तो इसको कहेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जब खुद के ही प्लांट के पॉलन, जिसको सेल्फ पॉलन कहेंगे, अगर वो आते हैं तो या तो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, इसके इसको स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे, या जर्मिनेट हो गया तो उसकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी, इसे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। और ये सारे फीचर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। यही वजह इन सारी डिवाइसेज को क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहते हैं। ये पूरा टॉपिक आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, देखो अगला जो टॉपिक है उसे कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको समझते हैं। देखो, एक बार जब अपने पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंच गए, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा पे पहुंच गए, इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है ये चेक करेगी कि ये जो है कंपेटिबल पॉलन ग्रेन है या नहीं है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे कि कौन से कंपेटिबल होते हैं कौन से नहीं। जब वो पहचान लेती है कि कंपेटिबल है तो ये इसे ग्रो करना अलाउ करती है। ये पहले जर्मिनेट होगा, फिर इसकी पॉलन ट्यूब ग्रो होगी और फिर ये पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ मूव करेगी और कहां तक जाएगी, ओवेरी तक। फिर ओवेरी में ये ओव्यूल के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी, और ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। तो वो सारे इवेंट जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होने से पॉलन ग्रेन की ट्यूब जो निकलती है उसका ओव्यूल के अंदर एंटर करना, इसके बीच में जितने भी इवेंट होते हैं, जो भी इंटरेक्शन होते हैं, उन सारों को क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, पॉलन के स्टिग्मा पर आने से लेकर अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल, और प्रिसाइजली बोले जाए तो एम्ब्रियो सैक के अंदर तक जाने तक जितने भी प्रोसेस, जितने भी इंटरेक्शन, जो भी चीजें होती है वो सारी क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसे पहचाना जाता है कि ये कंपेटिबल है या नहीं है। और एक बार जब उसे पहचान लिया जाता है तो या तो उसे प्रमोट किया जाएगा या उसे इनिबिट किया जाएगा। अगर लगे पिस्टिल को कि ये कंपेटिबल है तो उसे ग्रो होने देगी, उसमें से पॉलन ट्यूब को और ग्रो होने देगी, फिर उसको नीचे मूव करने देगी, फिर उसको ओव्यूल के अंदर एंटर करने देगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने देगी और बाद में जो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन उसे लगे कि ये इनकम्पेटिबल है तो उसे रोकेगी, या तो जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, अगर कैसे भी जर्मिनेट हो गया तो उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक लेगी। तो ये सारे इवेंट जो होते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाते हैं। अब कौन कौन से इवेंट है, सबसे पहला होता है पॉलन ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं, उस समय जो चेकिंग वगैरह होती है, स्टिग्मा जो होती है वो कंपेटिबिलिटी चेक करती है, वो पहला स्टेप होता है। दूसरा, एक बार कंपेटिबिलिटी चेक वगैरह सब क्लियर हो गए, उसके बाद जो है पॉलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होती है, बोले तो पॉलन जर्मिनेशन होता है। तीसरा, एक बार पॉलन जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब निकल गई, उसकी ग्रोथ कैसे होती है वो देखना है। उसके बाद पॉलन ट्यूब नीचे मूव की, वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी और उसके बाद किस में एंटर करेगी, एम्ब्रियो सैक पे। ये सारी चीजें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती। अब पहला देखते हैं पॉलन ऑन स्टिग्मा। When pollen grain land on stigma, compatibility check होता है, ठीक है। The pistil has ability, पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि पॉलन जो है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप का मतलब कंपेटिबल है, रॉन्ग टाइप का मतलब इनकम्पेटिबल है। अब कंपेटिबल होता क्या है, अगर कंपेटिबल होगा तो क्या होगा, इनकम्पेटिबल क्या होता है, अगर होगा तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल कब होगा, जब वो पॉलन किसी और स्पीसीज को, अब किसी और स्पीसीज के पॉलन को जर्मिनेट करा के उसकी ट्यूब को ग्रो करवा के करना क्या है, वो तो नीचे मतलब फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो मेल गैमेट बनेंगे तो किसी और स्पीसीज के बनेंगे। तो पहले तो अगर ऐसे कोई पॉलन ग्रेन आते हैं जो किसी और स्पीसीज को, तो ये पिस्टिल पहचान लेती है, ठीक है, ये इनकम्पेटिबल है क्या। या फिर जिन जिन प्लांट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है उनमें जो पिस्टिल जो होती है ये भी पहचानती है कि ये कहीं खुद के प्लांट का ही पॉलन ग्रेन तो नहीं आ गया। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इनकम्पेटिबल कहेंगे। ऐसे केस में पिस्टिल जो है रिजेक्ट कर देती है पॉलन ग्रेन को, और रिजेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, जर्मिनेट हो गया तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी, किसकी, पॉलन ट्यूब की।
दूसरा है कंपेटिबल। कंपेटिबल किसे कहेंगे? कंपेटिबल का मतलब है पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज के आने चाहिए, और अगर उनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात नहीं है तब तो सेम स्पीसीज ही क्या उसका पॉलन ग्रेन ही कंपेटिबल कहलाएगा। और अगर सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है तो वो पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का तो होना चाहिए लेकिन प्लांट कोई दूसरा होना चाहिए। ऐसे को अपन क्या कहेंगे? कंपेटिबल पॉलन ग्रेन कहेंगे। इस केस में पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करती है और उसको क्या करती है? जर्मिनेट होने देती है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाती है, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होते हैं, ये सारे नीचे वाले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कहलाएंगे, और जो बाद में क्या करेगी? डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन करवाएगी। दिस एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, मतलब पिस्टिल की एबिलिटी कि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल, और उसके बाद में एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये सब जो होता है कंटिन्यूअस डायलॉग होता है किस किस के बीच में? पॉलन और पिस्टिल के बीच में। यही वजह है कि इसे क्या कहा गया? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये डायलॉग अब बोलना तो होगा नहीं, डायलॉग में नॉर्मल डायलॉग कैसे होते हैं? बोला जाता है, यहाँ पे बोलना नहीं होगा, यहाँ पर केमिकल चेकिंग होगी। तो ये जो डायलॉग होता है ये किससे होता है? केमिकल कंपोनेंट से चेक होता है। पिस्टिल जो होता है उसके केमिकल कंपोनेंट, पॉलन ग्रेन के जो कंपोनेंट है उससे पता चलता है कि ये कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है। कंपेटिबल है तो उसे एक्सेप्ट करना है, इनकम्पेटिबल है तो रिजेक्ट करना है। ये अपना पहला स्टेप हो गया। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। एक बार पता चल गया कि पॉलन ग्रेन जो है कंपेटिबल है तो स्टिग्मा जो होती है उसको क्या करती है? पॉलन को जर्मिनेट करवाती है। और जर्मिनेट करवाने के लिए क्या होता है? देखो, पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज्यादा ड्राई होता है। जैसे ही उन्हें मॉइस्चर मिलता है तो उसका इंटाइन जो होता है वो जर्म पोर से बाहर आ जाता है, इसी को तो जर्मिनेट कहते हैं। तो स्टिग्मा जो है एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएगी जिसको पॉलन ग्रेन को रिक्वायरमेंट है, और एक बोरोन प्रोवाइड करवाती है। इन दोनों की वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होने लगते हैं? जर्मिनेट होते हैं। कुछ बुक में यहां पर सुगर भी लिखा होता है, ठीक है, तो वो भी सही है। हालांकि वो जो अभी अपन आगे देखेंगे वो जो होगी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करेगी, ठीक है, तो लिखा होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। वैसे मॉइस्चर और बोरॉन काफी होते हैं पॉलन जर्मिनेट के लिए, ठीक है। एक और चीज, जर्मिनेशन में पॉलन ट्यूब बनती है और फर्टिलाइजेशन का वो मोड जिसमें पॉलन ट्यूब बने उसे कहते हैं सिफिनोगेमी। क्या कहती है? सिफिनोगेमी। देखो जनरली क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना। ये सिफिनोगेमी में क्या होता है? मेल गैमेट कैसे है? नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते। फीमेल गैमेट कैसे है? नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते। तो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब की सहायता से, पॉलन ट्यूब की हेल्प से कहां तक पहुंचती है? फीमेल गैमेट तक पहुंचती है। इसे कहते हैं सिफिनोगेमी, ठीक है। तो ये एक टर्म याद रखना, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज सिफिनोगेमी। तो पहला तो था कंपेटिबिलिटी चेक, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब आगे के पॉइंट देखते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था अपने? कंपेटिबिलिटी चेक था। एक बार चेक हो गया कि वो कंपेटिबल है तो पिस्टिल क्या करती है? स्टिग्मा से उसको जर्मिनेट करना अलाउ करती है। और जर्मिनेट के लिए मैंने क्या बोला था कि क्या रिक्वायर्ड होता है? मेनली तो मॉइस्चर, उसके बाद बोरॉन, और कभी कभी सुगर भी चाहिए होती है। वो सुगर कौन सी होती है? आइनोसिटोल सुगर कॉम्प्लेक्स। ये भी लिखा होता है कुछ बुक में, लेकिन आइनोसिटोल सुगर कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम जो है वो मेनली पॉलन ट्यूब बनने के बाद उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अगर देखे जाए किसकी वजह से होती है तो Ca+2 आइनोसिटोल सुगर कॉम्प्लेक्स की वजह से। और पॉलन ट्यूब में साथ में एक और है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो भी हेल्प करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। आप सब जानते हैं ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है, और नीचे की तरफ क्या होती है? ओवेरी होती है, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेते हैं। नीचे की तरफ क्या होती है? ओवेरी होती है। तो हमेशा ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ ही होगी, ओवेरी की तरफ ही होगी, और ओवेरी में भी किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा ओव्यूल ऑफ ओवेरी की तरफ होती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जो होती है वो कीमोट्रोपिक होती है, केमिकल से हैंडल होती है, केमिकल की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब देखो स्टाइल जो होती है वो कैसी है, उसके हिसाब से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। स्टाइल दो तरीके की हो सकती है, सॉलिड स्टाइल और होलो स्टाइल, ठीक है। होलो स्टाइल कम में होती है, सॉलिड स्टाइल ही जनरली पाई जाती है। अगर होलो स्टाइल है तो उसमें म्यूकस भरा होगा और वो पॉलन ट्यूब की ग्रो करवाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर सॉलिड स्टाइल है तब क्या होगा? तो इस केस में देखो दो रास्ते हैं। या तो पॉलन ट्यूब क्या करे कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है, मान लो ये एक सेल थी, ये दूसरी सेल, ये तीसरी, ये, तो इन सेल के बीच में से होकर ग्रो करे। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस। और एक सबसे फेमस तरीका है कि पेक्टिनेज एंजाइम सिक्रेट करे, और वो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करे? आगे का रास्ता साफ करता रहे। तो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है? डीजनरेट करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टाइल और एक पाथ बना लेता है। तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब क्या करती है? ग्रो करती है। ठीक है, तो अपने 3 पॉइंट हो गए। कंपेटिबिलिटी चेक हो गया, जब कंपेटिबिलिटी चेक टिक था तो उसके बाद पॉलन जर्मिनेशन हो गया, पॉलन जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। अब पॉलन ट्यूब कहां पहुंच चुकी है? यहां तक, ओवेरी तक आ चुकी है। अब ये ओवेरी के आने के बाद ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल में कैसे एंटर करती है? तो देखो इसके 3 रास्ते हैं। पहले तो पॉलन ट्यूब जो होती है ये ऊपर से आ रही है, रेड कलर वाली पॉलन ट्यूब है, ये ऊपर से आई और नीचे माइक्रोपाइल एंड से क्या हो गई? अंदर एंटर कर रही। दूसरा तरीका, ऊपर के चलेजा वाले पार्ट से एंटर कर जाए और फिर नीचे माइक्रोपाइल की तरफ आ जाए। और तीसरा है साइड में से अंदर घुसकर माइक्रोपाइल एंड की तरफ आए। अगर इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही एंटर करती है तो इसे कहते हैं पोरोगेमी, और मेजोरिटी ऑफ केस में यही होता है। ठीक है, अगर चैलेजा से एंटर करती है तो इसे चैलेजोगेमी कहते हैं, और बीच में से इंटेग्यूमेंट से कहीं एंटर करती है तो इसे मीजोगेमी कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एंट्री जो होगी वो किससे होती है? माइक्रोपाइल एंड से, जो कि मेजोरिटी ऑफ केस में होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ये 2 और केस होते हैं, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। तो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है कि पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग एंटर द ओव्यूल, कब कहां पहुंच गई? ओवेरी तक पहुंच गई। इसके बाद ओव्यूल के अंदर एंटर करती किससे? माइक्रोपाइल से। जो ये बुक में लाइन लिखी हुई है वो किसके बारे में लिखी हुई? पोरोगेमी के बारे में। कोई तकलीफ नहीं। एक बार जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाए, चाहे वो यहां से एंटर करे, चाहे चलेजा से, चाहे मीजो ये अपने क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट से, तीनों में से कोई मोड हो, फाइनली तो वो कहां जा रही है? माइक्रोपाइल की तरफ ही जा रही है। तो ओव्यूल के अंदर भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हमेशा ही वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही एंटर करेगी, चाहे मोड ये रहा, चाहे ये रहा हो, चाहे ये। ठीक है, तो देखो थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, ये एंट्री कहां से होती है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ से होती है। अब देखो अच्छे से देखते हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होता है? देखो ऊपर की तरफ क्या होती है? एंटीपोडल सेल होती है, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई, यहां पर क्या होता है? एग सेल, और यहाँ पे 2 सिनर्जिस्ट होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिस्ट जो होती है वो डीजनरेट होगी और उसके अंदर से क्या होगी? एंट्री होगी। तो देखो देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिस्ट थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस भी बताए थे, जो क्या करते हैं? गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, इस तरफ बुलाते हैं। ठीक है, और किसी दोनों में से एक सिनर्जिस्ट से होती हुई अंदर चली जाएगी। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, आगे का क्या प्रोसेस है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर करेंगे। यहां तक का जो भी प्रोसीजर हुआ वो सारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। एक और चीज, ये स्टडी करने के बाद क्या इसकी स्टडी से साइंटिस्ट ने कुछ फायदा उठाया? तो देखो बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम पोलन पिस्टिल कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन। देखो बॉटनिस्ट को पता चल गया कि भाई किस जगह पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कंपेटिबिलिटी चेक में प्रॉब्लम आती है। मान लो कि पता चल जाए कि किसी एक पर्टिकुलर वजह से वो इनकम्पेटिबल हो रहा है, तो साइंटिस्ट उस वजह को चेंज करके उसे कंपेटिबल बना देते हैं। तो साइंटिस्ट को अब पता चल गया है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में किस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लांट ब्रीडर्स क्या कर पाते हैं? मैनिपुलेट कर पा रहे। अब मतलब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में छेड़खानी कर पा रहे और वो इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन को भी जर्मिनेट भी करवा देते हैं, उनकी ग्रोथ भी करवाते हैं और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन भी करवा देते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना। ये अपन आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। तो ये फायदा है किसका? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की स्टडी का। एक और चीज, अपनी बुक में इसके जस्ट नीचे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। हालांकि उसमें दे रखा है कि भाई ये आगे आने वाले चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन वह 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस करते हैं, एक इमेस्कुलेशन करते हैं और एक बैगिंग करते हैं। इनके बारे में बता देता हूँ। इमेस्कुलेशन में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये एक फ्लावर था और ये उस फ्लावर के एंथर थे, ठीक है, और बीच में ये उसकी कार्पल या पिस्टिल थी, ठीक है, और ये कोई दूसरा फ्लावर, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडर्स चाहते हैं कि यहां से पॉलन ग्रेन इधर आए और वो जर्मिनेट करे, वो ग्रो करे और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो, वो खुद हैंडल करे, इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन यहां ना आ जाए, इसलिए क्या करते हैं, इसके एंथर को सीजर से या किसी भी चीज से कट कर देते हैं। ठीक है, एंथर को कट कर देना, उसे हटा देना क्या कहलाता है, इमेस्क्यूलेशन। ई मतलब हटाना, मेस्क्यूलाइन मतलब मेल कैरेक्टर हटाना, बोले तो एंथर को हटा देना। और इसको करने से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एंथर ही नहीं रहे। ठीक है, पॉलन ग्रेन ही नहीं आएंगे। दूसरा, एक बार ये करने के बाद वो क्या करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन गिरा देते हैं और इसके बाद इसे पॉलीथीन से क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, पैक कर देते हैं। इसको कहते हैं बैगिंग। ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई और पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड कर जाए और इससे पहले वो जर्मिनेट कर जाए। तो अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन रोकने के लिए बैगिंग की जाती है और सारे सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए इमेस्कुलेशन की जाती है। और इसका मोटिव ये होता है कि सिर्फ वो पॉलिनेशन हो पाए जो साइंटिस्ट खुद चाहते हैं। और फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, ये सब अपन आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से करेंगे। तो इसके साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो अपन ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेज और एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।